वेलकम टू माय चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज हम महात्मा गांधी का जो साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का एक अनुभव था, वहाँ जो उन्होंने भारतीयों के लिए लड़ा और वहाँ के लड़ाई के आधार पर जो उन्हें तजुर्बा हुआ कि किस तरह से अंग्रेजों से या किसी भी उपनिवेशवादी शासक से लड़ा जाए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 24 वर्ष की उम्र थी महात्मा गांधी की जब वो डरबन गए एक बैरिस्टर के रूप में। दादा अब्दुल्ला की एक पैरवी करने, उन्हीं का एक मुकदमा था, उसके लिए वो डरबन गए। लेकिन वो 45 साल की उम्र तक वहीं रुक गए और वहाँ जो भारतीय थे, जो मेमन मुसलमान व्यापारी थे, जो दक्षिण भारत के वहाँ मजदूर थे, ऐसे मजदूर थे जो इकरारनामे के तहत वहाँ गए थे और अब उनका इकरारनामा समाप्त हो गया था। उनके अधिकारों के लिए लड़ना उन्होंने शुरू किया। बेसिकली जिस दिन महात्मा गांधी को वहाँ से वापस आना था, उसी समय उसी शाम में विधानसभा में भारतीयों को मतदान के अधिकार से वंचित करने वाला जो एक विधेयक है वो पास होने वाला था, जिसके खिलाफ भारतीयों में आक्रोश था। लेकिन जो भारत के लोग वहाँ रहते थे वो न विरोध करना जानते थे, न विरोध पत्र लिखना जानते थे। तो उन्होंने महात्मा गांधी से आग्रह किया कि वो वहाँ रुक जाएं और उनके लिए एक आंदोलन करें या एक विरोध का स्वर वो उठाएं ताकि उनको इस अधिकार से वंचित ना किया जाए। क्योंकि महात्मा गांधी पहले भारतीय वहाँ ऐसे गए थे जो इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास किए थे और वहाँ फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदना, मांगना, होटल में रूम मांगना वो अपना हक समझते थे और इसकी उन्होंने मांग की थी। तो वो पहले भारतीय थे जो अपने हक की मांग किए थे। अन्यथा जो दूसरे भारत के लोग रहते थे उनमें ये भावना भी नहीं थी, ये अधिकार की भावना उनके अंदर नहीं थी और इस तरह का विरोध करना या इस तरह की आवाज़ उठाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। सिर्फ महात्मा गांधी में ऐसी हिम्मत थी। इसलिए उनसे ये आग्रह किया गया कि वो वहाँ रहकर जो भारतीय हैं उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं और उनके लिए लड़ें। 1894 से 1906 तक का जो आंदोलन का सफ़र रहा है महात्मा गांधी का, वो वैसा ही रहा है जैसा कि भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट्स का रहा है। शुरू में महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर सच्चाई का पता चलेगा तो उनका दिल पिघलेगा और वो भारतीयों के लिए कुछ अच्छा निर्णय लेंगे। इसलिए वो विधानमंडलों में ज्ञापन देते थे, यहाँ तक कि जो उपनिवेशों को देखने वाले गृह सचिव थे उनको ज्ञापन देते थे। लंदन में जो रहते थे गृह सचिव, उनको वो सारी सच्चाई से अवगत कराते थे। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ भी वो ज्ञापन देने का काम करते थे और उनका मानना था कि जब सच्चाई का पता चलेगा तो शायद कुछ न कुछ अच्छा निर्णय आएगा। और इसके लिए उन्होंने इन जो लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, लोगों की आवाज़ सब तक पहुँचाने के लिए इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार भी निकाला। फिर नटाल भारतीय कांग्रेस को संगठित किया। तो ये सारी बातें जो थी वो ठीक उसी तरह से थी जैसा कि भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट्स करते थे। तो पहला जो तरीका महात्मा गांधी ने अपनाया वहाँ के लोगों के लिए लड़ने के लिए, वो मॉडरेट्स का ही तरीका था। हालांकि वो तरीका बाद में चला नहीं। तो 1906 के बाद सत्याग्रह का तरीका महात्मा गांधी ने अपनाया। 1906 से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का फॉर्मूला अपनाया। सविनय अवज्ञा को आंदोलन का एक धारदार हथियार बनाया।
जिसको सत्याग्रह का नाम दिया गया, और इसका उपयोग सर्वप्रथम उस कानून के खिलाफ किया गया जिसके तहत हर भारतीय को रजिस्ट्रेशन कराना, पंजीकरण कराना आवश्यक था। 11 सितंबर 1906 को अंपायर थिएटर में सारे भारतीयों की एक सभा हुई और उसमें एक स्वर से इस पंजीकरण कानून का विरोध करने की बात की गई और इसका विरोध किया गया। और जब वो पंजीकरण करने की तारीख, जो अंतिम तारीख थी, वो निकल गई, उसके बाद मुकदमे चलाए गए महात्मा गांधी पर और उनके साथ 27 लोगों पर मुकदमे चलाए गए। उनको दोषी करार दिया गया और उनको देश छोड़ने का आदेश दिया गया। देश नहीं छोड़ने पर जेल में डाल दिया गया और इस तरह से करीब करीब 155 लोगों को जेल में डाल दिया गया। लोगों के जहन में जो एक जेल का डर था, उस डर को महात्मा गांधी ने समाप्त किया। अब लोग जेल जाने से डरना बंद कर दिए और जेल को एडवर्ड किंग का होटल का नाम दिया गया। अर्थात जो एक फियर थी लोगों के मन में अंग्रेजी शासन से, या जो गोरी सरकार थी वहाँ, उस सरकार से उस फियर को समाप्त करने का काम महात्मा गांधी ने अपने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा किया। बाद में सरकार और महात्मा गांधी के बीच में वार्ता हुई और महात्मा गांधी से गवर्नमेंट अथॉरिटी ने ये प्रॉमिस किया, ये वादा किया कि इस कानून को अगर स्वेच्छा से लोग पंजीकरण करा लेते हैं अपनी इच्छा से, तो इस कानून को वापस ले लिया जाएगा। महात्मा गांधी ने भी उस पंजीकरण पर हस्ताक्षर किया, लेकिन सरकार की मंशा कुछ और थी। सरकार ने महात्मा गांधी को धोखा दिया और बाद में उस कानून को लागू कर दिया गया। इसके खिलाफ जिन लोगों ने भी हस्ताक्षर किया था या अंगूठे का निशान लगाया था, उस पंजीकरण पत्र को, वो जो लेटर था पंजीकरण का या जो डॉक्यूमेंट था, उसको सामूहिक रूप से उसकी होली जलाई गई और इस कानून का विरोध किया गया। 1911 में सरकार और जो भी सत्याग्रही थे उनके बीच एक समझौता हुआ, लेकिन उस समझौते का पालन नहीं किया गया। इसी बीच 1912 में गोखले गए साउथ अफ्रीका, तो उनका तो मेहमानों की तरह स्वागत किया गया। उनसे ये वादा भी किया गया कि भारतीयों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, पर उस वादे को पूरा नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1913 में फिर से सत्याग्रह शुरू हुआ। गोरे जो शासक थे उसके खिलाफ भारतीय मजदूरों का, भारतीय जो वहाँ वासी थे, जो विभिन्न तबके के लोग थे, उनका सत्याग्रह शुरू हुआ। इसी बीच में जो जिन भारतीयों के इकरार समाप्त हो गए थे, उनसे हर महीने 3 पाउंड का कर लिया जाता था। ऐसा एक फैसला सरकार के द्वारा किया गया। स्थिति ये थी कि जो गरीब मजदूर थे भारतीय, वो महीने में बामुश्किल 10 शिलिंग कमा पाते थे। उनके लिए ये 3 पाउंड कर देना बहुत ही मुश्किल था। नतीजा ये हुआ कि सारे भारतीय उद्वेलित हो गए, सारे इसके खिलाफ हो गए और अब ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेने लगा। उसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक और ऑर्डर आया जिसमें ये कहा गया कि हर वो शादी जो क्रिश्चियन रीति रिवाज से नहीं हुई है और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो अवैध माना जाएगा। मतलब भारतीय रीति रिवाज से, चाहे वो हिंदू रीति रिवाज हो या मुस्लिम रीति रिवाज हो या पारसी रीति रिवाज हो, उसके द्वारा जितनी भी शादियां की गई थी, उन शादियों को इल्लीगल घोषित कर दिया गया। तो ये भी आग में घी डालने का काम किया और ये जो सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा और शुरू किया गया था, उनके नेतृत्व में जो भारतीयों ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, वो सत्याग्रह आंदोलन और भी तेज हो गया। महात्मा गांधी को अब ये अंदाजा लग गया कि अब ये अंतिम संघर्ष का दौर आ गया है, अब फैसले की घड़ी आ गई है। इसलिए उनके अंदर जितनी भी एनर्जी थी, जितनी भी ऊर्जा थी, इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, इस आंदोलन को एक मजबूत आंदोलन बनाने के लिए, वो सारी ऊर्जा वो झोंक दिए। महात्मा गांधी ही नहीं, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी और कस्तूरबा गांधी भी एक जत्था लेकर, जिसमें 16 सत्याग्रही थे, उनको लेकर नटाल से ट्रांसवाल तक का मार्च किया। फिर
11 महिलाओं का एक जत्था था जो बिना परमिट के टॉल्स्टॉय आश्रम से नटाल तक मार्च किया और न्यू कैसल शहर में जाकर वहाँ जो खान मजदूर थे उनको हड़ताल करने के लिए प्रोत्साहित किया। बाद में महात्मा गांधी भी न्यू कैसल आ जाते हैं और 2000 मजदूरों का जत्था लेकर ट्रांसवाल के लिए मार्च करते हैं। 2 बार उन्हें गिरफ्तार करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन तीसरी बार उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है। महात्मा गांधी से भी कठिन परिश्रम करवाया जाता है, उनसे पत्थर तुड़वाया जाता है, अंधेरे कमरे में रखा जाता है, जमीन पर सुलाया जाता है। तो इस तरह से बहुत से अत्याचार जो भारतीय थे और महात्मा गांधी थे उन पर वहाँ की सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन आंदोलन की धार कुंद नहीं होती है। इस अत्याचार से, इस आंदोलन से पूरा भारतीय समुदाय जो है वो उद्वेलित हो उठता है। बगान और खदान मजदूर हड़ताल कर देते हैं। गोखले भारत में घूम घूम कर इसके खिलाफ एक जनमत तैयार करते हैं, यहाँ तक कि लॉर्ड हार्डिंग भी इसकी निंदा करता है और इन अत्याचारों की निष्पक्ष जांच कराने की बात करता है, जिसका नतीजा ये होता है कि महात्मा गांधी, अफ्रीका की गोरी सरकार, लॉर्ड हार्डिंग और C.F. एंड्रूज के बीच एक वार्ता होती है और जो भी ये कानून थे, पंजीकरण के कानून या 3 पाउंड जो कर लेने के कानून थे, इस पर एक समझौता हो जाता है और इन कानूनों को समाप्त कर दिया जाता है और महात्मा गांधी और भारतीयों की पहली जीत होती है। इस आंदोलन से महात्मा गांधी ये जानते हैं या उनकी एक समझ बनती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा भी शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को झुकाया जा सकता है और अपनी मांगों को मनवाया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी को बहुत सारे तजुर्बे होते हैं और बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, जिसका उपयोग बाद में वो भारत में अपने आंदोलन में करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ उनका मेल जोल बढ़ता है और विभिन्न समुदायों को किस तरह से एकजुट किया जा सकता है, किस तरह से जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो एक उदात्त और एक अच्छे उद्देश्य के लिए उद्वेलित हो सकता है और वो अडिग होकर लड़ सकता है। ये सबक महात्मा गांधी को वहाँ से मिला और इसको उन्होंने देखा और ये भी देखा कि विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न क्षेत्रों के लोग, क्योंकि अफ्रीका में अलग अलग रीजन से, अलग अलग क्षेत्र से लोग रहते थे, तो विभिन्न क्षेत्रों के लोग भी किस तरह से एकजुटता लाई जा सकती है और एक अच्छे कॉज के लिए, एक अच्छे पर्पस के लिए उनको आंदोलित किया जा सकता है। इस चीज़ को महात्मा गांधी ने वहाँ सीखा और इसका उपयोग वो भारत में भी बाद में जो आंदोलन हुए उसमें किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो महात्मा गांधी ने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया था। इसके अलावा महात्मा गांधी ने ये भी एक्सपीरियंस किया कि कभी कभी जो नेतृत्व करता है उसको कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और हो सकता है कि इसका विरोध का सामना भी उनको करना पड़े। खुद महात्मा गांधी को 2 बार कठोर विरोध का सामना करना पड़ा था। एक बार गोरों ने उनका विरोध किया था। विरोध ही नहीं बल्कि स्थिति ये थी कि महात्मा गांधी को अपनी जान किसी तरह बचानी पड़ी। महात्मा गांधी को मारने पर वो उतारू थे और एक बार एक पठान ने भी महात्मा गांधी पर हमला किया। तो महात्मा गांधी को अफ्रीका से ये सारी एक अनुभव प्राप्त हुई, एक एक्सपीरियंस हुआ कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैसले से कुछ लोग सहमत नहीं हों और आपका विरोध हो, लेकिन अगर आपका फैसला सही है तो आपको अपने फैसले पर अडिग रहना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी उनको सबक मिली, ये एक एक्सपीरियंस हुआ महात्मा गांधी को कि अगर आपका कॉज सही है, अगर सत्य पर आधारित कॉज है, तो आप विभिन्न समुदाय के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न क्षेत्र के लोगों को एकजुट कर सकते हैं और जो गरीब तबका है उसमें बहुत ही जुझारूपन है और वो जुझारू रूप से लड़ सकता है। इसके अलावा सविनय अवज्ञा की ताकत क्या है, इसको महात्मा गांधी ने पहचाना और मोर और लेस भारत में बाद में जितने भी आंदोलन उन्होंने किए हैं उसमें
इस सब ने अवज्ञा की ताकत का उपयोग किया है और इस तरीके को अपनाया है। सत्याग्रह के आधार पर उन्होंने आंदोलन किया है। तो महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में जो भी आंदोलन किए, उससे भारत में जो बाद में आंदोलन उनको करना था, उसके लिए एक रास्ता मिला, उसके लिए एक तजुर्बा मिला। तो आज साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी के जो कार्य थे उस पर इतनी ही बातें। फिर हम मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको देखिए, लोगों को सजेस्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक।